S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. Have you ever seen these horrifying animals? क्या आपने कभी इस तरह के एनिमल्स देखे हैं या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स? क्या आप जानते हैं कि ये कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? या फिर आप जो वीडियो में इन एनिमल्स को देख रहे हैं ये क्यों इस तरह से लेजी पड़े हुए हैं, धूप में क्या कर रहे हैं? सो वेलकम वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगली क्लास के बारे में। अब तक हम 2 क्लासेस देख चुके हैं कॉर्डेट्स फाइलम के अंदर। एनिमल किंगडम में कॉर्डेट्स फाइलम जो है, द फर्स्ट क्लास वाज Pisces, that was representing most of the fishes, and then we looked at amphibians which are representing transition from water to land. अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, so you can refer this particular book from S. Chand Academy. Description about this book and link for ebook is provided in the comment box below. You can check there. ये जो phylum है Reptilia, this basically represents organisms which are very fascinating and very fancy. You can relate them with the organisms that you might have seen in a popular movie named Jurassic Park. Jurassic Park फिल्म आप अगर आपने देखी है तो उसमें कुछ इस तरह के बड़े क्रीचर्स आपने देखे होंगे, डायनासोर्स, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इनकी एक्सटिंक्शन की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये इस रेप्टिलिया क्लास के एक बहुत ही ग्लोरीफाइड एनिमल्स थे। तो आइए देखते हैं कि रेप्टिलियंस के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, रेप्टिलियंस में आखिर ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं जो उनको एक क्लैड, एक ग्रुप बनाती हैं ऑर्गेनिज्म का। लेट्स स्टार्ट विद देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अमंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया इज दैट दे हैव वेल डेवलप्ड ट्रू लंग्स। इससे पहले के ऑर्गेनिजम्स जो थे वो सोनली लंग्स पर डिपेंडेंट नहीं थे रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए उनके पास और भी ऑप्शंस थे, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स से ही सांस लेते हैं। हालांकि ये पानी में जा सकते हैं, पानी में रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन तब भी पानी में रहते हुए भी इनको सांस किससे लेनी होती है? लंग्स से लेनी होती है। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, लेकिन सारे नहीं, नॉट ऑल, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। सो यू माइट हैव नोटिस्ड दैट हमने पाइसिस में बात की थी 2 चैम्बर का हार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म लैंड पर आए, जैसे जैसे वो आगे और इवॉल्व हुए, दे रिक्वायर्ड अ नीड for separating the blood which was oxygenated and deoxygenated. So they started to defragment their heart chambers, and here in reptiles we have 3 different chambers, 3 chambers होते हैं, which include 2 auricles and 1 common ventricle. And yes, they are also like fish and like amphibians, उनके साथ एक trait share करते हैं, common trait है, which is called as their ectothermic nature, यानी कि ये cold blooded है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो जो क्रोकोडाइल्स हैं वो धूप में क्या कर रहे हैं? आराम से लेज़ी पड़े हुए हैं, वो धूप में सिर्फ धूप सेक रहे होते हैं, बास्किंग कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अ फन एक्टिविटी फॉर देम, इट इज़ अ नीड फॉर देम, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड हैं। और अगर वो पानी में रहेंगे, पानी ठंडा होगा तो उनकी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो स्लो हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर दे नीड टू बास्क इन द सन। उनको धूप में रहना पड़ता है ताकि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए। और बहुत देर तक अगर वो धूप में रहेंगे तो बॉडी गर्म हो जाएगी, देन दे हैव टू गो बैक इन वाटर। तो इस तरह का मूवमेंट आपने क्रोकोडाइल्स में देखा होगा, लेज़ी पड़े हुए धूप में, या फिर वो तेज़ी से मूव करते हुए पानी में चले जाते हैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नाउ दे ऑल्सो हैव scales and scutes on their body. So this character was missing in amphibians. Amphibians में ये character नहीं था, fish में scales थे, लेकिन यहाँ पर भी reptiles के body पर भी, इनके body पर scales होते हैं which are significantly different, जो काफ़ी अलग होते हैं fish के scales से। It is basically the part of their skin, exoskeleton का एक part होता है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आई थिंक आपको रेप्टाइल्स पहचानना आ गया कि रेप्टाइल्स कैसे दिखते हैं, किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को रेप्टाइल्स बोलते हैं, ये समझ आ गया। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर और डिटेल में जाने की कोशिश करें कि स्केल्स एंड स्क्यूट्स, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज़ें होती हैं, तो स्केल्स अक्सर बहुत सारे रेप्टाइल्स की बॉडी पर मिलते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स और स्नेक्स जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं।
तो लिजर्ड, स्नेक्स और कुछ कुछ टर्टल्स के जो स्किन होती है, स्पेशली टर्टल्स के जो लिम्स होते हैं, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं और ये स्केल फिश की तरह नहीं है. दीज आर मेड अप ऑफ समथिंग ऑफ विच आवर नेल्स आर मेड अप ऑफ. जिस चीज़ के हमारे नाखून बने होते हैं, आप समझ लीजिए कि उसी मटेरियल के, दैट इज़ अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, उसी प्रोटीन के इनके स्केल्स बने होते हैं और ये एक्चुअली ड्राई होते हैं. सो देर इज़ अ कॉमन मिथ, कई बार ये कॉमन मिथ होती है कि स्नेक्स की बॉडी जो ग्लासी अपीयरेंस होती है, स्मूथ दिखती है, वो शायद स्लाइमी होती होगी. लेकिन if somebody happen to touch the body of a snake, don't do that. Many of the snakes are actually poisonous, but that skin is rough because of these scales. तो ये एक characteristics है. Scutes are little bit bigger things. ये एक प्रोटेक्टिव पार्ट है जो कि स्पेशली टर्टल्स और टॉर्टॉइज की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं. आपने अभी इनिशियल वीडियो में एक टॉर्टॉइज को मूव करते हुए देखा, उसके शरीर पर ऊपर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग थी, ऑर्गेनिज्म एक्चुअली उसके अंदर था. तो वो जो हार्ड कवरिंग है, दैट इज ऑफ कोर्स कॉल्ड एज स्क्यूट्स. उसी को हम स्क्यूट्स कहते हैं. दोनों स्केल्स एंड स्क्यूट्स, इन दोनों का काम रेप्टाइल्स को उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से या फिर प्रेडेटर्स से उनको बचाने का होता है. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स. Then if we look at the reproductive nature, we will find that reptiles do reproduce by various means. फिश में भी हमने देखा कि there are fish which can be egg laying, जो eggs दे सकती हैं. कुछ organisms होते हैं पाइसीज क्लास में भी जो डायरेक्टली लाइव organisms यानी कि बेबीज़ को बर्थ देते हैं. तो इस तरह को इस चीज़ को हम एक टर्म देते हैं, that is called as oviparous, viviparous and ovoviviparous. That means reptilians can follow any of these three things. कुछ ऑर्गेनिज्म ओविपैरस होते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म एग लेइंग होते हैं, एग देते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, ईस्टर्न बॉक्स टर्टल्स एंड फाइव लाइन्ड स्किन्स. अगर हम ओवोविविपेरस की बात करें तो ओवोविविपेरस का मतलब होता है कि वो एग तो देते हैं लेकिन वो एग बाहर मैच्योर नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर ही मैच्योर होते हैं. सो एग्स दे गेट मैच्योर्ड इनसाइड द बॉडी. जब तक वो हैच नहीं होते तब तक बाहर नहीं निकलते हैं. मैनी ऑफ द स्नेक्स हैव दिस फीचर ऑफ ओवोविविपेरी. Then viviparous are those organisms which directly give birth to young ones को. Some of the snakes are actually viviparous. कुछ snakes जो हैं वो viviparous हैं. Now as I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया कि reptiles वाटर से लैंड ट्रांजिशन के बाद पूरी तरह से लैंड पर सर्वाइव करने वाले सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स थे. सो दे मस्ट बी हैविंग सम एडिशनल एडवांटेजेस, सम एडिशनल अडाप्टेशंस compared to the other organisms which make them or which enables them to survive on land. ज़मीन पर रहने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो बाकी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते हैं. उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा केराटिन कंटेंट. आप जानते हैं कि हमारी स्किन में भी केराटिन होता है, हमारे हेयर्स में भी केराटिन है. तो ये केराटिन सिर्फ हमें एक आउटर कवरिंग ही नहीं देता है, बल्कि ये एक हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन है. Hydrophobic means it hates water, it repels water. Imagine if you are made up of some molecule which absorbs water. अगर हमारी स्किन ऐसी चीज़ की बनी हुई होती जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता, तो हम थोड़ी सी बारिश में जाते या सुबह मॉर्निंग में नहाने जाते तो हमारी बॉडी में पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता और हम बिल्कुल वैसे ही हो जाते जैसे एक कागज़ का टुकड़ा पानी में पड़ के गीला हो जाता है और स्वेल हो जाता है. So it was very important to protect ourselves from water when organisms adapted to come on land. लैंड पर जब वो आने वाले थे तो उनमें वाटर रेजिस्टेंस एबिलिटीज़ जो थी दे केम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग द इंटरनल मॉइस्चर. वो अंदर के मॉइस्चर को बाहर जाने से भी बचाता है, तो बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज रेप्टाइल्स किडनीज दे ऑल्सो कंजर्व वाटर. रेप्टाइल की जो किडनीज होती हैं ये भी पानी को कंजर्व करती हैं. सो दे प्रोड्यूस लेस यूरिन, दैट इज येट अनदर फीचर. देन लंग्स, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि जब लैंड पर आ गए दे डोंट हैव एनी पर्पस ऑफ गिल्स. गिल्स केवल पानी में सांस लेने में मदद करते हैं. अगर आप एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के पास दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा पानी में होता है और वो जब चाहें पानी में भी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. वो पानी में नीचे जा सकते हैं. दे डोंट हैव टू कम आउट फॉर जस्ट ब्रीदिंग. बट रेप्टिलियंस, इवन इफ दे गो इन द वाटर दे विल स्टिल respire through lungs.
और इनके गिल्स जो हैं मॉडिफाई हो चुके हैं, गिल्स नहीं होते हैं इनमें, दे नाउ हैव लंग्स, दैट इज येट अनदर एडेप्टेशन फॉर ब्रिंगिंग देम टू द लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ छोटे छोटे और मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में टूथ डेवलप हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म में स्ट्रॉन्ग क्लॉज डेवलप हो गए, बॉडी के ऊपर जो केराटिन है वो बहुत ही मजबूत एक्सोस्केलेटन की तरह डेवलप हो गया। सो ये सारी चीज़ें इनको लैंड पर सर्वाइव करने में मदद करती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज adaptations for land which are unique in reptiles. Now it is important, like any other class, हमने बाकी सारी क्लासेस में जैसे क्लासिफिकेशन देखा, हमने ये देखा कि किस तरह से उनको सब कैटेगराइज करते हैं, सब ग्रुप करते हैं। तो जितने भी रेप्टाइल्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द अर्थ उनको इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। दिस इज़ अ क्लास, रेप्टिलिया एक क्लास है, एंड वी कैन डिवाइड देम इनटू सब क्लासेस। इस रेप्टिलिया क्लास को हम सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम बेसिक फीचर्स। सो व्हाट बेसिक फीचर्स डू यू फाइंड? वन इंपॉर्टेंट सब क्लास इज क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया सब क्लास में क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आप जानते होंगे शायद कि क्रोकोडाइल्स की तरह दिखने वाले कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल घड़ियाल्स, काइमेंस, एलिगेटर्स। हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली क्रोकोडाइल है या घड़ियाल है या फिर वो एलिगेटर है। बट वन ऑफ द सब क्लास यू विल सी दैट इज कॉल्ड एज स्फिनोडोंशिया, दैट इज नाउ एक्सटिंक्ट। ये कुछ लिजर्ड जैसा ही दिखता है, बट दिस इज वेरी मच डिफरेंट देन ट्रू लिजर्ड्स। इट बिलोंग्स टू अ सेपरेट क्लास। इसमें सब क्लास दिस हैज़ वेज शेप्ड टूथ, इसमें नुकीले वेज जैसे दांत होते हैं, एंड टुआटारा इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस सब क्लास. If you further look at two important classes which I think many of you are familiar with, दो सब classes हैं जिनसे आप familiar definitely होंगे. एक है Squamata. They have also been raised to the level of order. So in some classification schemes you can say order Crocodilia, order Squamata and order Testudines. तो Squamata order के अंदर दो important groups हैं. One group belongs to lizards एंड अनदर ग्रुप बिलोंग्स टू स्नेक्स. तो लिजर्ड और स्नेक्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं, और टेस्ट्यूडाइंस के अंदर टर्टल्स और टॉर्टवाइज आते हैं. नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं ये फाइलोजेनेटिकली भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जब हम पुराने क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं, जो लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था या विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन स्कीम्स में अक्सर क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर था. लेकिन जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात आती है, दैट इज़ ऑफन कॉल्ड एज मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स और समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज क्लेडिस्टिक्स. उसमें केवल हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही नहीं देखते हैं, बल्कि हम उनके जेनेटिक मेकअप, उनके जीन्स, उनके कंजर्व्ड रीजन्स को भी देखते हैं, और उससे हम एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं. सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, यू विल फाइंड दैट हाउ रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड. This point is representing a common ancestor. So somewhere in the ancient times, a common ancestor was present which diverged into this order Sphinodontia of Tuatara, modern day Tuatara. And from the same, birds also evolved, which we will see in the coming video. Birds के बारे में हम बात करेंगे. And when Tuatara kind of reptilians were being developed, उसी टाइम पर एक common ancestor से lizard और snake diversify हुए, जबकि बर्ड्स वाला जो क्लैड है उससे क्रोकोडाइल्स इमर्ज हुए थे. तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप एव्स क्लास के बारे में पढ़ेंगे, देन यू गेट एन आइडिया अबाउट दिस, दैट बर्ड्स आर मोर क्लोजर टू क्रोकोडाइल्स कंपेयर टू लिजर्ड्स एंड कंपेयर टू स्नेक्स. फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो बर्ड्स आर मोर क्लोजर टू द क्रोकोडाइल्स, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वुड हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. एक ही एंसेस्टर से वो इवॉल्व हुए होंगे. नाउ लेट मी आस्क यू दैट दीज टू थिंग्स, टर्टल एंड टॉर्टॉइज, आपने अक्सर देखा होगा कि कछुए जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है. ये फैक्ट आपने कई बार बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे. पर क्या आप इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस जानते हैं? क्या हम टर्टल को टॉर्टॉइज कह सकते हैं या टॉर्टॉइज को टर्टल कह सकते हैं? आर ऑल टर्टल्स टॉर्टॉइज?
or are all tortoise turtles? What is the basic difference between them? इनके बीच में अंतर क्या है? At the same time, बिल्कुल ऐसे ही alligators, crocodile और घड़ियाल्स, इनमें क्या अंतर है? कैसे आप इनको differentiate कर सकते हैं? We will learn this just after a short break. हेलो एवरीवन। थर्मोडायनेमिक्स फिज़िक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं। सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी। ब्रेक से पहले हम एक पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या अंतर होता है, और हमने एक फैक्ट भी इनके बारे में सीखा कि दीज आर सम ऑफ दी लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनका एवरेज लाइफ स्पैन करीब 100 साल का होता है एंड सम ऑफ दी टॉर्टॉइज दे हैव बीन फाउंड टू लिव अप टू 300 ईयर्स। 300 साल तक का इनका लाइफ स्पैन भी देखा गया है। सो मे बी लाइक 3 generations ऑफ ह्यूमन कैन सी द सेम ऑर्गेनिज्म। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। लेट्स नाउ कम बैक टू अवर डिस्कशन। अब हम अपने उस डिस्कशन पर आएंगे जो हमने ब्रेक से पहले इनिशिएट किया था। क्रोकोडाइल की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिफरेंसेस कैसे करते हैं, दैट इज़ एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स, एंड टर्टल और टॉर्टॉइज में क्या डिफरेंस होता है, तो उसी चीज़ को हम सिक्वेंशली देखेंगे। सो लेट्स कम हियर विद द फर्स्ट डिफरेंस. If you look at the order Crocodilia, it has been divided into 3 important families. One that is a true crocodiles, that is called as Crocodilidae. Then another family is called as Alligatoridae, and the third one is called as Gavialidae. So this is the class that belongs to Ghadials, Indian Ghadials particularly. This is the family which represents alligators, and the first one that represents true crocodiles. ये crocodiles को represent करती है। तो इनके अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें तो इनके स्नाउट, इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं, टेल, इनके बेसिस पर हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप इस फिगर में भी देख पाएंगे कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में एक बेसिक डिफरेंस है which will be probably more apparent when you look at in the front view, and that is the crocodiles will have a more pointed snout. इनका जो snout होगा, जो mouth होगा, वो pointed होगा, जबकि alligators का snout is like U shaped. It is mostly in a shape of U. Another contrasting feature is, एक और important feature, if you carefully notice the teeth, इसके जो teeth हैं, they can be completely hidden in the lower jaw. अगर आप lower jaw के teeth देखेंगे, if you look at the teeth of the lower jaw, you will perhaps notice that none of the teeth from the lower jaw are visible when this is keeping its mouth closed. Whereas if you look at the picture of Crocodiliaceae family, the true crocodiles, their teeth cannot be kept hidden. इनके lower jaw के teeth भी जब मुंह बंद होता है तब भी दिखते रहते हैं। तो ये एक basic difference है जिससे आप इनको पहचान सकते हैं। And the Ghadials, they are definitely very very distinguished from this. They have a very long pointed snout. इनका बहुत लंबा pointed snout होता है, and their nose is sometimes protruding out. यहाँ से protrude कर रही होती है. So there are so many organisms, not only Indian Ghadials but also false gavials are found in some regions of the America which also belong to the same family. So I would like to tell you that these different organisms have a common feature of having very strong scales. इनके body पर बहुत ही बड़े बड़े scales होते हैं, and majority of them are carnivorous. Some of them are also predators, so they are also aggressive. Compared to crocodiles, the alligators might be more aggressive sometimes, especially to the humans. But the number of fatalities, number of deaths, they have been reported very few by these organisms. और ये दोनों जगह मिलते हैं, ओशन वाटर यानी कि मरीन भी होते हैं क्रोकोडाइल्स, और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस इन दीज ऑर्गेनिजम्स। नाउ इफ यू कम टू द सेकंड कैटेगरी, सेकंड ऑर्डर, पहला ऑर्डर जो था वो क्रोकोडाइल्स का था, लेकिन दूसरा ऑर्डर जो है वो स्क्वेमेटा का है। स्क्वेमेटा आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि इट इज़ अबाउट स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, सांप और छिपकली वाला जो ग्रुप है, दैट इज स्क्वेमेटा।
सो स्क्वेमेटा इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स का सबसे बड़ा ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें। लिजर्ड और स्नेक्स आते हैं एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्क्वेमेटा बिकॉज दे हैव स्केल्स ऑन देम। इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज इज एस्टाउंडिंग। 10,900 स्पीशीज़ हैं इस स्क्वेमेटा ऑर्डर के अंदर और करीब करीब 1,25,000 लोग हर साल मरते हैं इनकी वजह से। सो ह्यूमन एंड स्क्वेमेटा कन्फ्लिक्ट इज़ वेरी वेल नोन, particularly with the snakes, because snakes, many of the snakes are also poisonous, but at the same time majority of them are also non-poisonous. लेकिन जो डेथ्स होती हैं, इतनी ज़्यादा डेथ्स का जो कॉज है अक्रॉस द ग्लोब, जो आप इस स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं, यू कैन सी द इंडियन सब कंटिनेंट पर्टिकुलरली एंड दिस Sundaland, that means Java, Malaya, Cambodia, Indonesia, this part. This area is very rich in biodiversity and we have dense forest and good environment for growth of these squamatas. So you can say this is the tropical part. Equator goes from here and then you have two tropics. So your tropical region है which is very very suitable for development of squamatas, and that's why you see most of the deaths even in the Mexico and northern part of South America. ये सारे जो एरियाज़ हैं which are dark red, that is representing larger number of deaths per year. Approximately it's greater than 1 lakh every year. So that is the reason regions which are describing large number of deaths because of squamata. ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि squamata as an organism humans के साथ conflict भी करते हैं, but they have their own existence. इनका अपना existence भी है and they should be allowed to thrive. They also need conservation attention. इनको conservation attention की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि next time अगर आप कोई snake को देखें तो उसको मारना ही है। It may be non-poisonous, it may be a threatened species. वो अपने existence के लिए भी भाग रहा होगा, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। So it is not at all necessary to kill the snakes. But you have to know as a geologist, as a biologist, you should be able to identify the features that which snake is poisonous, which is non-poisonous. You should learn these basic features if you are a student of geology. So anyways, let's move ahead. आगे चलते हैं, हम इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, स्नेक्स और लिजर्ड्स के बारे में और जानते हैं। तो स्नेक्स elongated होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, इनमें कोई लिम्स नहीं होते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि एवोल्यूशन के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इनके लिम्स डिसअपियर हो गए, क्योंकि रेप्टाइल्स में तो लिम्स थे। सो ग्रेजुअली दे अडॉप्टेड अ डिफरेंट वे ऑफ मूविंग, लोकोमोशन का इन्होंने एक दूसरा तरीका फॉलो किया। दे यूजुअली क्रीप and that's why during the divergent evolution their limbs were lost, but still in their skeleton one can find out rudimentary bones which are representing the limbs. Rudimentary bones इनमें होती हैं। So they are elongated and limbless and yes, they are carnivorous. Then in order to accommodate most of the organs, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होती है, तो जो ऑर्गन्स हैं अगर वो पेयर्ड हैं, लाइक दे हैव 2 किडनीज एंड दे हैव अदर सेट्स ऑफ ऑर्गन्स विच आर पेयर्ड, दे कैन नॉट बी अरेंज लाइक अस और लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म जो कि साइड बाय साइड हो सकते हैं। वी हैव किडनीज साइड बाय साइड, वी हैव लंग्स साइड बाय साइड, but these organisms cannot keep those organs in that manner, so they are placed at different areas. I mean, they will be longitudinally placed, not parallelly placed. That is yet another characteristic of these organisms. Then more than 20 families are currently recognized, करीब 20 से ज़्यादा families हैं, और इसमें 520 genera और 3,900 करीब 4,000 के आसपास species हैं जो सिर्फ snakes को belong करती हैं। And as I told you, they are poisonous. But if you look at the statistics, majority of the snakes are non-poisonous. ज़्यादातर snakes जो हैं वो non-poisonous हैं, और इनके जो poisonous non-poisonous nature का distinction है, ये basically इनके phalanges के through, इनके जो scales हैं इनकी body पर उसके pattern के through भी किया जा सकता है। Poisonous snakes में हमेशा एक poison gland होती है जो कि modified salivary gland है, और उसमें इनका poison store होता है। Whenever they find a prey, they attack that. तो पॉइजन का बेसिक पर्पस स्नेक्स में ह्यूमंस को बाइट करना नहीं होता है। दैट यूजुअली हैपन्स आउट ऑफ द डेंजर कॉल, जब वो खतरा महसूस करते हैं तब वो बाइट करते हैं। अदरवाइज इनमें पॉइजन का मेन पर्पस जो है वो अपने प्रे को पैरालाइज करना है, क्योंकि ये एक प्रीडेटरी एनिमल है और इनको रोडेंट्स या छोटे माइस या इस तरह के एनिमल्स को खाना होता है। सो दे आर ऑल्सो फिजिकली एक्टिव एंड इनकी ग्रिप से वो एनिमल्स बाहर निकल सकते हैं क्योंकि इनके पास लिम्स नहीं है।
So in that way they have adapted to have that poisonous gland ताकि वो अपने प्रे को अटैक करें, उसको बाइट करें और वो तुरंत ही पैरालाइज हो जाए। इसमें भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। स्नेक्स के जो पॉइजन होते हैं इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। सारे स्नेक्स के पॉइजन जो है एक जैसे नहीं होते हैं। There are two basic classes of snake poisons. One is called as hemotoxic poisons, another is called as neurotoxic poisons. So snakes like cobra and krait, which are venomous snakes, cobra के बारे में तो आप जानते होंगे, it has a hooded body, it can flatten its muscles and it can become hooded. So that is one of the very poisonous snake, and the poison of cobra and krait, they are neurotoxic. If you go deeper into molecular biology, अगर आप बायोकेमिस्ट्री या molecular biology में इंटरेस्टेड हैं, तो इनका जो पॉइजन होता है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स का, ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। यानी कि जो हमारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है बिकॉज ऑफ अ जंक्शन दैट वी हैव कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है एसिटल कोलाइन। उस एसिटल कोलाइन की वजह से नर्वस सिस्टम काम करता है, सेंसेस हम अटेन करते हैं। लेकिन इनका पॉइजन उस एसिटाइल कोलाइन की सेंसिंग को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली दैट इज इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस। So that will directly impact the nervous system. Person will become numb and paralyzed if cobra or krait bites somebody. But if you look at some other class of snakes like vipers, अगर आप vipers की बात करें, pit viper and Russell viper, तो इनका venom थोड़ा अलग, इनका जो poison है, venom है, वो अलग होता है। In a reason it is called hemotoxic because it affects our blood. ये हमारी RBCs जो हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, बेसिकली उसको अफेक्ट करता है। Their poison is containing a molecule which can break down or which can rupture the basic lipid membrane of blood vessels or RBCs. RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके लिपिड को वो डिसरप्ट कर देता है और एक सोप जैसा मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। तो आप समझ लीजिए कि उसके पॉइजन से, उसके वेनम से सेल्स में सोप क्रिएट होता है और वो सोप उस लिपिड को वॉश कर देता है, हटा देता है। सो एज सून एज RBCs आर लाइज्ड, the ability to carry out oxygen in the blood is lost, and therefore persons will not die because of the heart attack or some other thing, but they will die because of the loss of oxygen in the tissues. यानी कि बॉडी जो है, शरीर नीला पड़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी टिश्यूज तक। सो दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म एंड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग दोज bites. So you must have that knowledge being a zoology student, that what kind of venoms are present in these two categories of snakes. Another class is called lizards. I think you are all familiar with the common lizard which is called as gecko. So gecko is a common lizard which is often found in household. इसके पीछे भी एक बहुत interesting research study हुई थी somewhere around 2009 or so. लोग ये समझते थे कि ये लिजर्ड जो हैं दीवारों पर इसलिए क्लाइम कर पाती हैं क्योंकि इनके जो हाथ या जो इनके लिम्स हैं इनमें वैक्यूम पैड्स होते हैं। अभी भी ये मिथ है कि इनके वैक्यूम पैड्स की वजह से दे कैन क्लाइम ऑन वॉल्स एंड अदर प्लेसेस, बट इन रियलिटी व्हेन द डिटेल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ देयर लिम्ब वाज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि इनके लिम्स में बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दीवार के रफ सरफेस के साथ वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, जिन्हें हम वैंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं, वो बनाते हैं। सो वैंडरवॉल फोर्सेस आर फॉर्म्ड इवन व्हेन यू शेक हैंड विद समबडी। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये इतने ज़्यादा नंबर में वैंडरवॉल फोर्सेस बनाते हैं कि दैट कैन मेक इट क्लाइम एंड लिफ्ट इट्स एंटायर बॉडी वेट। सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वाज फाउंड मच लेटर आफ्टर द टेक्सोनोमिक पोजीशन हैज़ बीन क्लियर्ड। काफ़ी बाद में इसके बारे में पता चला। And these lizards, unlike snakes, they have well-developed limbs. इनके पास well-developed limbs होते हैं and they have lot of adaptations. इनकी body में भी venom हो सकता है, mostly इनकी skin में venom होता है. They don't have venom glands, but skin contains some of the toxin molecules. इसीलिए कभी कभी अगर किसी फूड मटेरियल में या कहीं पर लिजर्ड गिर जाती है, सो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट पैलेटेबल, दैट कैन बी डेडली पॉइजनस बिकॉज इनकी स्किन में वो पॉइजन्स होते हैं। बट यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि अगर हाथ टच हो जाए या बॉडी पर कहीं लिजर्ड टच हो जाए, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट डेथ हो जाएगी। इट्स नॉट दैट पॉइजनस, इट कैन बी क्लीन्ड ऑफ। Then adults, they can achieve different lengths. Lizards बहुत छोटी भी हो सकती हैं, and some of the lizards which are found in Indonesian areas called Komodo dragon, they can be really very large, बहुत बड़ी. They can be up to the size of several meters, and they can also attack humans. So there have been again a conflict between lizard and humans, but not as much as snakes.
सो नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑर्डर, तीसरे ऑर्डर की बात करते हैं। एक हमारा क्रोकोडाइल्स का ऑर्डर था, एक स्नेक्स का ऑर्डर था, और एक जो है वो अब बात करेंगे हम टर्टल्स और टॉर्टॉइस की। So before we look at the differences between turtle and tortoise, let me just tell you the overall, explain to you the overall structure of a tortoise and a turtle. Together they are called as testudines. So these testudines have a very common feature everywhere, that they are covered with a very hard structure which is called as scutes, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, scutes and scales. So previous two classes they have scales on their body, but turtles and tortoise they have scutes on their body. If you flip this ventrally, you can find out the location of various organs here. You can see that lungs are placed here, then it has a well-defined liver, it has intestine, and it also has a urinary system or excretory system along with the typical alimentary canal. So their alimentary canal is much like more advanced chordates, chordates की तरह ही होती है, and they are well protected from the other side by a very tough scute. This scute may contain a lot of plates. इस scute में कई सारी plates हो सकती हैं, like the one that is present at the tail side, that is called as pygeal plate. Then there is suprapygeal plates, and then those which are covering lungs area, they are called as pleural plates, and those which are on the sides, they are called as costal plates. So accordingly, cervical, nuchal, peripheral, these are the names of different plates which are together forming this कंप्लीट स्क्यूट। ये जो पूरा स्क्यूट बन रहा है इसमें अलग अलग प्लेट्स के अलग अलग नाम हैं, जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन इनके बारे में मैंने ये भी बताया कि इनका बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है। ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है कि इनकी लाइफ स्पैन, इनकी जो एंटी एजिंग एबिलिटीज़ हैं वो किस वजह से हैं। Can we make sense of it and we can replicate or transmit that to humans? So that's why these are also very interesting organisms for doing research about anti-aging. If you go ahead now to that question, that interesting question, that what are tortoise and what are turtles, two major groups of testuines. So tortoise or turtles जो हैं, they differ a lot. If you look at the basic things, मोस्टली मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में होते हैं, जिनके पास फ्लिपर्स होते हैं, उनको हम टर्टल्स कहते हैं। और ये टर्टल्स इसी ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। इनकी जो खास बातें हैं, मैंने बताया कि इनके पास फ्लिपर्स हैं और सिलेंड्रिकल बॉडी है और ये पानी में रहते हैं। लेकिन पानी में रहने के साथ साथ एक डिफरेंस और भी है। अनलाइक these organisms which live on land, जो ज़मीन पर रहते हैं, जिन्हें हम tortoise कहते हैं, these are mostly vegetarian. ये vegetarian diet prefer करते हैं, जबकि turtles they can even eat jellyfish and lot of other marine organisms, so they are kind of omnivorous organisms. Now one thing on the basis of criteria of differentiation between these things, एक statement है जो आप याद रख सकते हैं, एक इनकी taxonomic group है जो आप याद रख सकते हैं, वो ये कि हम टॉर्टॉइस को टर्टल्स कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, बट टर्टल्स को टॉर्टॉइस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ टर्टल्स, विच मीन्स वी कैन से ऑल टॉर्टॉइस आर टर्टल्स, बट ऑल टर्टल्स आर नॉट टॉर्टॉइस। यानी कि सारे टॉर्टॉइस, ज़मीन पर रहने वाले टॉर्टॉइस, उनको टर्टल कहा जा सकता है, लेकिन टर्टल्स को टॉर्टॉइस नहीं कहा जा सकता। सो इट इज़ बेसिकली अ सबसेट. This is an important thing you can remember about these two things. So this was all about class Reptilia. ये सारा कुछ Reptilia के बारे में था. अगर हम summarize करें अपने इस डिस्कशन को, तो हम देखेंगे कि हमने रेप्टिलिया के बेसिक फीचर्स के बारे में देखा, उनके लैंड पर एडाप्टेशन के बारे में बात की कि आखिर वो कैसे लैंड पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म है, और उनकी 3 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, क्रोकोडाइल का एक ऑर्डर, एक स्क्वेमेटा जो कि स्नेक्स और लिजर्ड का ऑर्डर है, और एक टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस का ऑर्डर था। इन तीनों ऑर्डर्स के बारे में अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन किया, और हमने बेसिक डिफरेंसेस भी देखे क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड घड़ियाल के बीच में, और हमने डिफरेंसेस देखे टर्टल एंड टॉर्टॉइस के बीच में। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर बुक फ्रॉम एस चांद अकेडमी. Description about this book and link for ebook is provided in the comment box below. You can check there. So thanks for watching this video. Do not forget to share and subscribe. Press the bell icon if you want more updates from this channel. Thank you very much. All rights reserved.
This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.